लॉस्ट अपने पिछले पार्टी लाइटनिंग ब्लेड के किस्से को याद कर रहा है जब वे सभी हाइड्रा से लड़ने को गए हुए थे। उसी दौरान लड़ते हुए उनकी एक पार्टी मेंबर इंजर्ड हो जाती है, तो अब यह लॉस्ट का काम है कि वह उसे हील करे, पर दुर्भाग्यवश लॉस्ट केवल फिजिकल इंजरी को ही हील कर सकता है। पर वह लड़की पॉइजन की शिकार थी, इसीलिए वो लॉस्ट को उससे विष से मुक्त करने को कहने लगती है। लॉस्ट उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो पॉइजन से उसे हील नहीं कर सकता। इस पर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उनकी बातचीत को सुन पार्टी का लीडर, जो कि अकेले ही हाइड्रा से लड़ रहा था, वो उस लड़की को जल्दी से लड़ाई में शामिल होने को कहता है, पर पॉइजन होने के कारण वो लड़ नहीं सकती। जिस पर लीडर लॉस्ट को उसे ठीक करने को कहता है, लेकिन लॉस्ट इसमें असक्षम है और उन्होंने कोई एंटीडोट पॉइजन भी नहीं लिया था। लीडर कहता है कि उन्होंने इसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। वैसे भी लॉस्ट एक हीलर है और घायलों को ठीक करना उसका काम है। अब क्योंकि वह लड़की सिबिरिया और लॉस्ट उतने कामगार नहीं रहे, तो लीडर अपनी दूसरी मेज मेंबर को उसकी मदद करने को कहते हैं ताकि वे हाइड्रा को हैंडल कर सके। पर वह मेज आर्मिया डरते हुए अपने मैजिक से हाइड्रा पर हमला करती है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे वह इतनी डर जाती है कि उसकी मैजिकल छड़ी ही नीचे गिर जाती है। इस पर लीडर अपने पार्टी के इस अयोग्यता को देख खुद भी हार मान जाता है और सभी को लड़ाई छोड़कर भागने का आदेश देता है। लीडर को भागते देख वे सभी भी वहाँ से जाने लगते हैं, पर लॉस्ट सिबिरिया को अकेला नहीं छोड़ता। वो वहाँ से निकलने में उसकी पूरी मदद करता है। हालांकि वे वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन हाइड्रा की नजर किसी कारणवश लॉस्ट पर बनी हुई थी। इसके बाद जब वे गिल्ड वापस आते हैं तो उनका लीडर मार्गलस लॉस्ट को पार्टी से निकाल देता है, क्योंकि उसका मानना है कि लॉस्ट की वजह से ही वे हाइड्रा को नहीं हरा पाए। हालांकि लॉस्ट इसका विरोध करते हुए कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि हार के लिए बस वही जिम्मेदार है, क्योंकि लड़ाई से पहले सिबिरिया और मार्गलस हाइड्रा से लड़ने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वे पूरी रात जागते रहे और जब लड़ाई शुरू हुई तो वे कमजोर पड़ गए। हालांकि वे दोनों लॉस्ट के इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, इसीलिए वे पार्टी की चौथी मेंबर आर्मिया से पूछते हैं कि किसकी गलती थी। वैसे आर्मिया को भी ऐसा नहीं लगता कि सब गलती लॉस्ट की है, पर क्योंकि उसने लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और कोई उसको ही टारगेट न बना ले, इसलिए वह बाकियों के साथ मिलकर लॉस्ट को हार का जिम्मेदार घोषित करती है और लॉस्ट को पार्टी से निकाल दिया जाता है। तभी प्रेजेंट में लॉस्ट की आंखें खुलती है। वह अभी भी इस घटना से काफी ज्यादा परेशान होता है। पार्टी में शामिल होने से पहले ही सभी लोगों को ये पता था कि लॉस्ट एक कमजोर हीलर है, पर फिर भी वो हमेशा फर्स्ट रेट एडवेंचर बनने का सपना देखता रहता है। लाइटनिंग ब्लेड के पहले वाले पार्टी में जब वह शामिल हुआ था तो वह काफी ज्यादा खुश हुआ था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वे उसे हीलर के रूप में नहीं बल्कि एक चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। वे उसे मॉन्स्टर के आगे ढकेल देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर को भटका सके और वे पीछे से उन पर हमला कर सके, लेकिन उनके प्लान के उलट लॉस्ट तो किसी तरह से बच जाता है और मॉन्स्टर उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। हालांकि लॉस्ट जानता था कि उसके जैसे आम हीलर के साथ इस तरह का व्यवहार होना सामान्य बात है, लेकिन इसके बावजूद भी वह चाहता है कि काश कोई उसे भी एक असली साहसी एडवेंचर के रूप में स्वीकार करे। तभी वहाँ से घर जाने के दौरान उसकी नजर एक कैरेज पर पड़ी, जिस पर कि कुछ गॉब्लिन्स ने हमला कर रखा था। आमतौर पर वह ऐसे झमेले में कभी नहीं पड़ता था, लेकिन वहाँ उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है जो कि उन गॉब्लिन से काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसीलिए उसे बचाने के लिए ही वो उन गॉब्लिन से भिड़ जाता है। वह उन्हें मारने की पूरी कोशिश तो करता है, पर तभी उनका एक हमला उसके सिर पर लग जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वह छोटी सी बच्ची सामने से उसे घूरी जा रही थी। उसे आश्चर्य होता है कि वह जिंदा है और बच्ची सेफ है। तभी उसकी नजर पास खड़े नाइट्स पर पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि इन्हीं ने उन गॉब्लिन्स को मार डाला था। भले ही उसने उस बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की, पर वह फिर भी असफल ही रहा, एक बेवकूफ की तरह। पर फिर भी वो लड़की उसे थैंक्स करती है, क्योंकि उसके ही वजह से नाइट्स को यहाँ तक आने का इनफ टाइम मिल सका। वह उसके इस साहस भरे कदम की काफी ज्यादा प्रशंसा करती है। फिर लॉस्ट उस बच्ची के घाव को हील कर देता है। इस पर वह लड़की लॉस्ट से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अपना आभार प्रकट करने लगती है। फिर लॉस्ट उसे अपनी सारी कमजोरियों को बताता है और किस तरह से उसे एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया, इन सब के बारे में भी उसे बताता है। उसकी बातों को सुन वो बच्ची काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और ऊर्जा के साथ उठते हुए कहती है कि भविष्य में वह भी एक एडवेंचरर बनेगी और लॉस्ट के साथ पार्टी फॉर्म करके उसे प्रोटेक्ट करेगी। यह कहते हुए वो उन नाइट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। लॉस्ट जानता था कि वो बच्ची एक नोबल घराने से है, तो उसका एडवेंचरर बनना तो संभव नहीं और वो फिर से शायद उससे कभी नहीं मिल सकेगा, लेकिन उसके शब्दों ने लॉस्ट को काफी ज्यादा साहस और उत्साह से भर दिया था। अब वह और भी ज्यादा कठिन मेहनत करके अपने सपने को पाने के लक्ष्य को पूरा करने का निश्चय करता है। अपनी इस यात्रा में वो अपने मेंटर के निर्देशों का पालन करते हुए घंटों तक कठिन मेहनत करने लगता है ताकि वह खुद की क्वालिटी को इम्प्रूव
कर सके। हालांकि एक हीलर के रूप में वह अब भी केवल एक सामान्य हीलिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके अलावे वह बाकी अन्य एडवेंचरर स्किल्स को भी विकसित करता है ताकि वह किसी भी पार्टी के लिए बोझ न बन सके। इसके बाद वो जिस पार्टी को ज्वाइन करता है वो लाइटनिंग ब्लेड ही होती है। वापस से प्रेजेंट में आए तो लॉस्ट इस सब के लिए उस छोटी बच्ची को ही आभारी मानता है। उसी की वजह से ही उसने कठिन परिश्रम करना शुरू किया और आज चाहे वो जो भी है उस छोटी बच्ची की प्रेरणा से है। लेकिन शायद वो उस बच्ची को अब फिर से कभी नहीं मिल सकेगा। उसी समय नार्सेना उसका दरवाजा खटखटाती है। वह उसे नाश्ता के लिए बुलाने आई है। ब्रेकफास्ट के बाद वे वापस से लेब्रिंथ की ओर निकल पड़ते हैं और इस बार वे कुछ नीचे की मंजिलों में जाने का निश्चय करते हैं। जब वे वहां एंटर करते हैं तो नार्सेना को वहां जमीन पर कुछ इंस्क्रिप्शन दिखते हैं। नार्सेना ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। इस पर लॉस्ट उसे बताता है कि यह टेलीपोर्टेशन सर्कल है। लेब्रिंथ में ऐसे बहुत ही कम जगह है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्कल मिलते हैं, जिसे कि खुद पुराने जादूगरों ने बनाया था। हालांकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। नार्सेना पूछती है तो क्या इस टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करके हम लेब्रिंथ के किसी भी भाग में जा सकते हैं? इस पर लॉस्ट कहता है कि यह सही है कि इसके जरिए हम टेलीपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एग्जिट साइड में भी टेलीपोर्टेशन सर्कल होने की जरूरत है। नार्सेना सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल सिटी के बीच में होता। इससे लोगों को लेब्रिंथ में आने के लिए इतना चलना नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि इस सर्कल को सैकड़ों साल पहले बनाया गया था तो शायद अब इसे बनाना मुमकिन भी नहीं है। इसके बाद वे उस टेलीपोर्टेशन सर्कल में कदम रखते हैं और वह जगह आलोकित हो उठती है और उसी के साथ वे निचली मंजिलों में से एक में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर्स ऊपरी स्तर के मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा ताकतवर होंगे, इसलिए लॉस्ट नार्सेना को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने को कहता है। उसी दौरान मॉन्स्टर्स का हमला होना भी शुरू हो जाता है। वे दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। तभी नार्सेना वहाँ मौजूद एक लीच पर हमला करने को आगे बढ़ती है, पर लॉस्ट उसे सावधान करते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर प्योर स्पिरिट एनर्जी के बने होते हैं, इसीलिए फिजिकल अटैक उन पर कोई काम नहीं करेंगे। फिर लॉस्ट नार्सेना को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वे उस लीच पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। पर नार्सेना कहती है कि मेरे पास एक उपाय है, शायद ये काम कर जाए। लॉस्ट उससे सहमत हो जाता है और वे दोनों लीच का सामना करने को तैयार होते हैं। वह एक चारे के रूप में उस लीच का ध्यान आकर्षित करता है और वहाँ से भागने लगता है। वो लीच भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। इससे नार्सेना को अपनी शक्ति इकट्ठा करने का काफी समय मिल जाता है। वास्तव में हर इंसान के भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जिसे कि प्राण ऊर्जा कहा जाता है और एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते नार्सेना प्राण ऊर्जा को अपने बॉडी में एकत्रित करके उसे हथियार के रूप में प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड है। अपनी इसी शक्ति को मुट्ठी में एकत्रित करके वह उस लीच पर जोरदार मुक्का मार देती है, जिससे कि उस लीच की परछाई में छेद हो जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी छाया बिखरते हुए नष्ट हो जाती है और एक मैजिक स्टोन नीचे गिर जाता है। इसके बाद लॉस्ट दौड़ते हुए नार्सेना के पास आता है और उसके जख्मों को देख उसे ठीक करने के लिए एक हीलिंग टूल को निकालता है और उसके घाव को ठीक कर देता है। फिर वे गिल्ड वापस आकर एम्बर के सामने इकट्ठे किए हुए स्टोन को रखते हैं। इसे देख एम्बर शॉक्ड हो जाती है कि ये दोनों एक लीच को हराने में कामयाब रहे, लेकिन इससे भी ज्यादा वो इस बिक्री से मिलने वाले कमीशन को सोच एक्साइटेड है। लॉस्ट और नार्सेना को भी जितना उन्होंने उम्मीद किया था उससे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। फिर वे वापस अपने रेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं, पर रास्ते में वे देखते हैं कुछ लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। लॉस्ट कहता है कि ये आजकल बहुत ही ज्यादा आम बात हो गई है। बुरे और अभद्र लोग धीरे धीरे एडवेंचरर बनने के लिए शहर में आने लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल काफी ज्यादा अशांत होने लगा है, पर वे इसमें कर ही क्या सकते हैं। इसीलिए लॉस्ट का नार्सेना को यही सुझाव है कि वो अपने आज के कमाए हुए पैसे का आनंद उठाए। फिर वे जब डिनर कर रहे होते हैं तो नार्सेना लॉस्ट को शहर के किनारे मौजूद एक बड़े से पिलर की ओर संकेत करते हुए कहती है कि वो आखिर क्या चीज है। पहले तो उसे लगा था कि यह एक बिल्डिंग है, पर इसमें तो कोई खिड़की और दरवाजे भी नहीं है। फिर यह एक स्मारक जैसा भी नहीं लगता, इसीलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इस पर लॉस्ट कहता है कि उसे भी नहीं पता कि ये क्या है। उसने एक बार इसमें काम कर रहे वर्कर को इसके बारे में पूछा था, पर उन्हें भी नहीं पता कि वे क्या बना रहे थे। उन्हें बस किसी अनजान से ब्लूप्रिंट और काम करने के लिए ऑर्डर मिला था, तो वे अपना काम कर रहे थे। उसे लगता है कि ये शायद किसी बिलियनियर की फिजूल खर्ची है। खैर, अगर ये टाउन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे ऐसा भी लगता है कि इसे बनाने से अच्छा अगर शहर के चारों ओर एक वॉल बनता तो ज्यादा अच्छा होता। नार्सेना भी उसके इस विचार से सहमत है, पर उसे नहीं लगता कि शहर के लोग किसी भी तरह की मुसीबत में हैं, क्योंकि आखिरकार यहाँ इतने सारे एडवेंचरर जो मौजूद हैं। खाना खाने के बाद वे वापस से अपने कमरे में जाने
आने लगते हैं। इससे पहले कि लॉस्ट अपने कमरे में घुसता, नार्सिना उसे बुलाती है, उसे उससे कुछ कहना है पर वह कह नहीं पाती। फिर वह उसे गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली जाती है। बिस्तर में लेटे लेटे दुखी होकर नार्सिना सोचती है कि वो अपने मन की बात नहीं कह पाई। उसे उसी के साथ एक कमरे में रहना था, पर वह कैसे कहती, उसे काफी शर्मा रही थी। उधर लॉस्ट बेड में आराम करते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि आखिरकार उसे एक अच्छा पार्टी मेंबर जो मिला है। फिर वह उस छोटी सी लड़की को याद करता है, जिसकी बातों से मोटिवेट होकर ही उसने कड़ा अभ्यास करना शुरू किया था और आज वह इस खुशहाल स्थिति में है। वह नहीं जानता कि वो कभी उससे मिल पाएगा भी या नहीं। वह नार्सिना का भी काफी ज्यादा शुक्रगुजार है। उधर दूसरी जगह मार्गोलस को अपने पार्टी लाइटनिंग ब्रेड के लिए एक नई मेंबर मिल गई है। वह अपने इस नए टीम मेंबर लायरा को पाकर काफी ज्यादा खुश है, लेकिन बाकियों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे भी खुश हैं। खैर, अब मार्गोलस की पार्टी लाइटनिंग ब्रेड हाइड्रा से भिड़ने को तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।